तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यायालयों की शक्ति। अध्याय 3 है न्यायालयों की शक्ति। न्यायालय के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यायालय की शक्ति धारा 26 है और अध्याय 3 है। धारा 26 में क्या बताया गया है? धारा 26 में बताया गया है न्यायालय जिसके द्वारा अपराधी विचारणीय है इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन होते हुए, जैसे भारतीय संहिता 1860 का 45 के अधीन किसी अपराध का विचार। इसमें पहला क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसमें तीसरा क्या है? किसी अन्य न्यायालय ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम सूची में दर्शनीय किया गया हो। और परंतु भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 376 का, जिसमें 76 सब कहते हैं, 376 ख, 376 ग, धारा 376 घ के अधीन किसी अपराध का विचरण जहां साध्य हो उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीनता महिला कर रही है। ख क्या है? किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि के निर्मित कोई न्यायालय उल्लिखित है या उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जब कोई न्यायालय इस प्रकार का उल्लिखित नहीं है तब उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। किसी अन्य न्यायालय में ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसके विचारणीय प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। तो ये सब है आपको न्यायालय की शक्ति के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये हमारा था धारा 26। फिर इसके बाद आता है धारा 27 में क्या है? धारा 27 में हमारी क्या बताया गया है? किशोरों के मामले की अधिकारिता है। किशोर किसे कहते हैं? पहले तो आप ये जान लें। किशोर जिसकी उम्र 18 से साल कम होती है उसे किशोर कहा जाता है। किसी ऐसे अपराध का विचार जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे जो व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसकी आयु उस तारीख से उस न्यायालय के समक्ष हाजिर लगाया गया है 16 साल से कम है। तो किशोर 16 साल से कम होता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट में न्यायालय द्वारा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिससे बालिग अधिनियम 1960 का किशोर अपराधी का उपचार हो, परीक्षण का पुनर्वास के लिए प्रबंध वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। जिसमें किशोर किसे माना गया है? 16 साल की। वैसे तो 18 साल होता है बाल अवस्था, तो इसमें 16 साल माना गया है किशोर अवस्था। ठीक है। 16 साल से अगर कम है तो उस पर अगर आजीवन मृत्यु, जैसे यहाँ पे बताया गया मृत्यु और आजीवन कारावास है, तो ऐसा दंडनीय कोई व्यक्ति किया है और उसकी आयु 16 साल से कम है तो भैया उसे कुछ नहीं किया जाएगा, उसके अपराध को माफ़ कर दिया जाएगा और उसके पुनर्वास के लिए फिर से कोई व्यवस्था करेगी सरकार है। हमारा अगला धारा क्या है? हमारा अगला धारा है धारा 28। धारा 28 में क्या बताया गया है? हम लोग देख लेते हैं धारा 28 में। धारा 28 में क्या है? दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकता है। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है और दूसरा सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश का उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। और सहायक सेशन अधीनस्थ मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेश के सिवाय ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। जो सहायक सेशन है वो मृत्यु आजीवन कारावास, मृत्यु और 10 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय इसके सिवा कोई भी दंड दे सकता है, मगर ये सब आजीवन कारावास, मृत्यु दंड ये सब नहीं दे सकता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं धारा 29 की ओर। हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा न्यायालयों की शक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी न्यायालय नहीं दे सकता है। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश दे सकते हैं आजीवन कारावास, मृत्यु दंड और 10 वर्ष की अधिक अवधि। ठीक है। हमारा अगला है धारा 29। क्या कहता है धारा 29? भाई देख लेते हैं क्योंकि धारा से ही सब है। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकता है। जो अब मजिस्ट्रेट क्या दंड दे सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि का प्राधिकृत हो। इसमें बताया गया है कि मृत्यु आजीवन कारावास, ठीक है, और 7 वर्ष से अधिक की सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। इसके सिवा कोई भी दंड दे सकता है जो विधि में दिया है। ठीक है। और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय के 1 वर्ष से अनधिकृत अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये के जुर्माने दोनों से दंडादेश दे सकता है। जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वह 1 वर्ष से अधिक ना हो और कारावास में 10,000 रुपये के जुर्माने से दंड कर सकता है। इससे अधिक नहीं कर सकता दंड। मृत्यु दंड या किसी प्रकार का आजीवन कारावास नहीं दे सकता है। उसके बाद क्या है? हमारा मुख्य नगर मजिस्ट्रेट में न्यायालय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय की शक्ति और महानगर मजिस्ट्रेट की प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है। ठीक है। जो हमारा महानगर का, जिसे महानगर किसे कहते हैं, पहले तो आप ये जान लें, हमने पढ़ाया था
जिसकी 10 लाख से अधिक आबादी होती है उसे क्या कहते हैं? महानगर। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्ति और महानगर मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब हमारा धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है जुर्माना। ठीक है, याद रखिएगा। धारा 30 कहती है जुर्माना देने की व्यतिकृत होने पर कारावास का दंडादेश। किसी मजिस्ट्रेट न्यायालय के जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने या इसके अवधि का कारावास अधिनियमित कर सकता है जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है, परंतु धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिक नहीं है। जहां कारावास मुख्य दंडादेश में भाग के रूप में अधिनियमित किया गया वहां यह कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी, जिससे मजिस्ट्रेट अपराध के लिए न तो जुर्माने देने के व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर दोनों के लिए सक्षम है। उसके बाद इस धारा के अधीन अधिनिर्णय कारावास द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन ही अधिनिर्णय की जा सकती है। अधिकतम अवधि में कारावास का मुख्य दंडादेश अधिक हो सकता है। इसमें धारा 30 में बताया गया है कि भैया जो आप दंड देंगे, ठीक है, न्यायालय उसको जो उसका न्यायालय दंड देगा तो उसका क्या होगा? वो कारावास ज़्यादा नहीं दे सकता है। और जिला मजिस्ट्रेट उतनी शक्ति नहीं है उसके पास कि वो आजीवन कारावास या किसी प्रकार का अधिक दंड दे सके। 10,000 रुपये से अधिक नहीं दे सकता और 1 साल से अधिक नहीं दे सकता। ये सब उस पाबंदी है। चलिए कोई बात नहीं। हमारा धारा 31 क्या है? एक ही विचार के कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने वाले, अगर कोई एक ही विचार उसके द्वारा कई सारे अपराध दोष सिद्ध हो जाते तो क्या कोई एक व्यक्ति चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट सब कर रहा है तो भैया क्या होगा? जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए दोषी सिद्ध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय ने उसे उस अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन्हीं दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय ना हो निर्देश ना दिया हो, ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे और वैसे क्रम में एक के बाद एक आरंभ होगा जिसका न्यायालय निर्देश देगा। भैया तुमने 10 खून किए हैं तो 10 बार फांसी से होगी नहीं, तो 10 का एक ही बार फांसी हो जाएगा। मगर तुमको मान लो चोरी किए 10 साल प्लस डाका, किसी का चैन खींचे 1-2 साल, हाँ, तो किसी का आप चोरी कर लिया और 10 साल, तो सब मिला के आपको एक के बाद एक दंड आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 में ये भी 10 में भी नहीं, एक आप भोग लेंगे फिर उसके बाद 2 साल फिर 10 साल, इसी तरीके से आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, जितने अपराध करेंगे उतने आपको दंड मिलेगा। उसके बाद दंडादेश में क्रमबद्ध होने की दिशा में केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक हो जो न्यायालय के एक अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने पर सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समस्त विचार के लिए भेजे। ऐसा नहीं कि वो जो हो गया तो उच्चतम न्यायालय को भेजा जाए, वो खुद ही कर सकता है ऐसा। ठीक है, परंतु क की दिशा में ऐसा जो व्यक्ति है 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश नहीं किया जाएगा, मगर ऐसी स्थिति में 14 वर्ष से अधिक की दंड नहीं दिया जाएगा। संकलित 10 दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगी जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय समक्ष है। उसके बाद किसी सिद्ध दोष द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेश का योग जो धारा के अधीन उसके विरुद्ध किए गए दंडादेश समझा जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी दोष सिद्ध हो गया है उसको अपील कर रहे हैं प्रयोजन के लिए क्रमवर्ती दंडादेश के योग को, जैसे 1 साल 2 साल 10 साल, उसी तरह योग आपका चलता जाएगा, अपराध करते जाइए, आपका जीवन कारावास में बदलता चला जाएगा। ठीक है, उसके अधीन होगा और उसके विरुद्ध दिए गए दंडादेश को समझा जाएगा। और जब एक के बाद एक अपराध होगा तो आपको उसका भोगी तो बनना पड़ेगा। अपराध किए हैं तो सज़ा तो मिलेगी ही, आज 10 साल मिले 2 साल मिले। अब हमारी आगे धारा 32। धारा 32 क्या है? शक्तियाँ प्रदान करने के ढंग। इस संहिता के अधीन शक्तियाँ प्रदान करने की यथास्थिति है। उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा व्यक्तियों के विशेषतम न्याय नाम से उसके पाद के आधार पर अथवा पारधारियों के वर्गों के आधार उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त करती है। ऐसे प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। इसका मतलब शक्ति प्रदान की जाती है भैया किसको? तो 32 हमारा क्या है? शक्ति प्रदान करने के ढंग है। इस संहिता के अधीन शक्ति प्रदान करना है उच्चतम न्यायालय राज्य सरकार। भैया उच्चतम न्यायालय क्या शक्ति है? राज्य सरकार की क्या शक्ति? व्यक्तियों की विशेषता, जैसे कोई न्यायालय है में है तो कौन पद पे है उसको क्या शक्ति मिलेगी, उस सेशन न्यायालय क्या मिलेगी, न्यायाधीश को उससे छोटी न्याय। तो ऐसे पदाधिकारियों को विशेष तरह के आदेश सशक्त और शक्तियाँ दी जाती है। मान लो एक ऑफिस है, उसमें एक मैनेजर है तो 3-4 कर्मचारी हैं और एक बॉस है, 2 असिस्टेंट है, जो कंप्यूटर है, जो वार्डन, एक चपरासी है, ठीक है, एक अकाउंटेंट है। इस तरीके से क्या होता है, सबको शक्ति प्रदान की जाती है न्यायालय में। चलिए हमारा अगला क्या है? धारा 33। धारा 33 में क्या है? नियुक्ति अधिकारियों की शक्ति। अरे भैया जो नियुक्ति हो गई है
तो उसकी शक्तियों का बंटवारा भी किया जाएगा कि आप चपरासी तो सब चपरासी का काम करेंगे, आप भैया राज्य सरकार के काम के हैं तो केंद्र सरकार में दखल नहीं करेंगे, आप अकाउंटेंट है तो चपरासी का काम नहीं करेंगे। इस तरीके से सबको शक्तियाँ दी जाती हैं। इसमें शक्तियाँ देने क्या होता है कि सरकार के इसमें होता है कि सरकार की शक्तियाँ सरकार की सेवा के पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समय स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के समान उच्चतर पद उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है जब तक कि यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे चुकी हो। उस स्थानीय क्षेत्र जिसमें वह ऐसी नियुक्ति किया गया है उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो भैया किसी विशेष पद पे बैठे हैं तो विशेष ही आपको शक्ति प्रदान की जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको प्रधानमंत्री की शक्ति प्रदान की जाएगी। आप न्यायालय हैं तो न्यायालय की शक्ति प्रदान की जाएगी और विशेष स्थानीय लोगों को जैसे जिस क्षेत्र का आपका बांट दिया जाएगा, ये क्षेत्र में आपका बस चलेगा, ये नहीं कि आपका बस हर जगह चलेगा, ऐसा नहीं है। सबको अधिकारियों को शक्ति दी जाती है, क्षेत्र दिया जाता है, उसके बाद अपना यूज़ करिए। फिर हमारा 9वां क्या है, धारा 34। धारा 34 ध्यान से देखिएगा, शक्तियाँ को वापस लेना। भैया शक्ति दी है तो शक्ति को वापस कौन ले सकता है। जैसे आपको नौकरी तो मिल गई है तो भैया आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आपके घर की तो नौकरी है नहीं, तो सरकारी नौकरी पे भी आपकी कार्रवाई होगी, ठीक है, आपका वेतन कटेगा, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ये सब होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि आपको एवं लग गया सरकारी नौकरी आप निकल नहीं सकते। उसी तरह शक्तियों को वापस भी लिया जा सकता है अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे राक्षस। यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार उन सब व्यक्तियों उनमें से किसी अधिकारी ने ऐसे किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा उससे जैसे आपको जो भगवान दिया है शक्ति वो वापस भी ले सकता है, ठीक है। उसी तरह जिसने आपको पद दिया है, जिसने आपको शक्तियाँ दी हैं, फिर क्या कर सकता है, ले सकता है। कौन ले सकता है, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, ठीक है, सरकार तो ले सकती है। और जिला मजिस्ट्रेट के वो भी ले सकता है, अगर वो किसी को शक्ति दिया तो शक्ति ले भी सकता है, ठीक है। धारा 34। अब हमारी धारा है 35। 35 धारा क्या कहती है, 35 धारा कहती है भाई, न्यायिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अगर भाई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उनकी शक्ति को कौन कर सकता है, इस संहिता के अनुबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति के कर्तव्यों का प्रयोग या उसके पद का उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। इस बारे में कोई शंका नहीं कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के इसके अधीन किन्हीं कार्रवाई के आदेशों और प्रयोजन के लिए ऐसे अपर सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। अगर भैया आपके घर में आपके बुजुर्ग नहीं है, बड़े नहीं हैं, तो कोई आया है तो आपको सूचना किसको देगा, आप ही को देगा कि आप उसको बता दें। तो एक प्रकार से आप उसका काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझा जाएगा कि अगर आपके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, तो आपको समझा जाएगा कि इस समय आपके घर के मालिक है। इस बारे में कोई शंका नहीं, किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन तथा स्थिति मुख्य न्यायाधीश जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता किया इसके अधीन किसी कार्रवाइयों के आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा, ठीक है। अगर वो कार्रवाई नहीं है, कोई पद है यहाँ पे नहीं है, तो भैया उसके जो नीचे अधिकारी हैं उसी को समझा जाएगा कि आप जो इसका कार्य है तो आप लोग इसका कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो नहीं है तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अध्याय हमारा क्या, अध्याय 3 ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और हम CRPC पूरा ख़त्म करेंगे और आपको हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट दें, हमें थोड़ा व्यू मिले, थोड़ा लाइक मिले, थोड़ा शेयर मिले, बस मेरा यही आशा है, ठीक है। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, क्योंकि कई लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं CRPC, बस धारा को याद करना चाहते हैं। धारा कैसे याद होगी, जब इसके बारे में कुछ मालूम होगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा धारा 35 क्या है, धारा 40 क्या है, धारा 50 क्या है, ठीक है। ऐसी धारा याद करेंगे तो कभी ज़िंदगी में याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर के बारे में पूरे पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे दिमाग में 10% 20% आ जाए और जिससे हम इसको याद कर सकें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ धारा याद करें और सब भूल के खिचड़ी हो जाए पेपर के समय। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।